अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखिए हमारी S&P ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ स्टार्ट है और उसके ऊपर लेक्चर नंबर 63 मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। और हालोजन फैमिली को मैंने स्टार्ट लिया हुआ है। और याद रखें हमारे इसी S&P ब्लॉक एलिमेंट का ये आखिरी ग्रुप हम डिस्कस करेंगे, हालोजन फैमिली। और ग्रुप नंबर 7A आप लोगों के सामने है, साल्ट फार्मिंग है। इसके ऊपर लेक्चर नंबर 01 को आप ज़रूर चेक करें, उसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन ले रखा है। देखिए आज मैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के सामने लाया हूँ। और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पढ़ चुके हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ मैं वजाहत कर दूं कि पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 01 में, जो हमारे पास लेक्चर नंबर 01 था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को मैं डिस्कस कर रहा था। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक छोटी सी गलती हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए। उसमें और तो गलती नहीं है, यह है कि हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इनको हमने डिस्कस किया था और इनको हमने कुछ इस अंदाज से लिया था शेल के हिसाब से कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमारे पास आती है वो ये आती है NS2 और NP5, ये आती है। ये N जो है नंबर ऑफ़ शेल को शो करता है, N जो नंबर ऑफ़ शेल को शो करता है। तो यहाँ पर जो है आपके पास जो है ये दूसरा पीरियड था, इसलिए यहाँ पर हमने लिया था 2S2 और 2P5। इस तरीके से यहाँ पर 3S2 और 3P5 है, यहाँ 4S2 और 4P5 है, और 6S2 और 6P5 है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं तो ये छठा शेल आ रहा है, ये फिफ्थ शेल आपके पास आ रहा है 5S2 और 5P5, ये फिफ्थ शेल आ रहा है। तो जब हम शेल की तरफ जाते हैं ना तो फिर होता है K शेल होता है, फिर L शेल है, फिर M शेल है, फिर N शेल है, फिर O शेल है। मुझसे गलती हुई है वहाँ पर कि जब मैं शेल लिख रहा था तो वो KLMN के बाद फिर मैंने L लिख दिया। तो बार एक छोटे सा पॉइंट था, उस L की बजाय आप उसको क्या समझे, O ही समझे। तो एक छोटा सा पॉइंट इसको आप थोड़ा सा चेक कर लेना पिछले लेक्चर 01 में। तो O की जगह यहाँ पर L आपने लिख देना है। तो आज के लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो चीज़ मैं आप लोगों के सामने आज लाया हूँ, एक तो है एटॉमिक रेडियस, एक लफ्ज़, एक चीज़। और ये भी देखते हैं कि आज देख लेते हैं कि गैसेस जो हैं हमारे पास, जो है गैस और लिक्विड और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है। अब यहाँ पर इनको देखा जाए तो ये गैस की हालत में है, ये भी गैस की हालत में है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। अच्छा, इसको डिस्कस नहीं करते, रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अब ये दो गैसेस हैं, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेम ग्रुप के अंदर रह रहे हैं, ये जो हमारे पास है सेम ग्रुप के अंदर है, ग्रुप नंबर 7A, इनकी स्टेट में फ़र्क आ रहा है। तो सवाल यहाँ स्टेट के ऊपर पूछते हैं कि ये गैस क्यों है, ये लिक्विड क्यों है, ये सॉलिड क्यों है। तो याद रखें जब भी कोई स्टेट डिस्कस होती है, जब भी कोई स्टेट डिस्कस होती है, इसमें बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन एक चीज़ जो है वो वंडर वाल फोर्स है, वंडर वाल फोर्सेस हैं। एक जो चीज़ डिस्कस होती है वंडर वाल फोर्सेस हैं। जितनी वंडर वाल फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतनी स्टेट गैस से लिक्विड, लिक्विड की सारी तरफ जाएंगी। और ये वंडर वाल फोर्सेस जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं मोलर मास के। मोलर मास, ये इसको एटॉमिक मास लें इनका, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक मास ले रहे हैं तो एटॉमिक मास इसका ले रहे हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक मास के, जितना एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उतना वंडर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ कि इसका एटॉमिक मास हमारे पास 9 है, इसका एटॉमिक मास हमारे पास 17 है, और इसका एटॉमिक मास जो है हमने देखा था 30, ये 53 था मेरे ख़्याल से, और ये 17 में 18 आप जमा करें तो ये कितना हो जाएगा 35 मेरे ख्याल से।
तो एटॉमिक मास अगर आप इनके चेक करें, सॉरी एटॉमिक नंबर, ये 19, ये 17, ये 35 और ये 53, ये एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर। तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ज़ाहिर बात है इसका मास नंबर भी बढ़ेगा। ये 18 हो जाएगा, ये 17 का तकरीबन डबल कर लो, 34 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास। इसको डबल कर दो तो 70 के आसपास आ जाएगा, इसको डबल कर दो तो तकरीबन 106 107 के आसपास हो जाएगा। तो इनको एटॉमिक नंबर को डबल करें एटॉमिक मास होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि नीचे जाने से जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो एटॉमिक मास जो है ना, एटॉमिक मास ये इंक्रीज़ हो रहा है। और अभी मैं समझा चुका हूँ कि एटॉमिक मास इंक्रीज़ होगा तो वंडर वाल फोर्सेस जो हैं ये भी हमारे पास क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी। एटॉमिक मास इंक्रीज़ होने से वंडर वाल फोर्सेस भी इंक्रीज़ होंगी। तो आपके पास यहाँ जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन F2, और यहाँ दूसरा फ्लोरीन है F2, इनके दरमियान वंडर वाल फोर्सेस होंगी, वंडर वाल फोर्सेस। और ये वंडर वाल फोर्सेस वीक होंगी, कमज़ोर होंगी। और यहाँ जो आयोडीन है, आयोडीन इनके दरमियान वंडर वाल फोर्सेस होंगी। यहाँ जो वंडर वाल फोर्सेस होंगी वो स्ट्रांग होंगी, यहाँ वंडर वाल फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। तो एक तरफ वंडर वाल फोर्सेस वीक हैं, बिल्कुल नज़र आ रहा है, और एक तरफ वंडर वाल फोर्सेस हमारे पास स्ट्रांग है। क्यों? इसका मास जो है 18 के आसपास है और इसका मास जो है 100 से भी ऊपर है, वहाँ 106 107 के आसपास है। तो यहाँ पर जो मास है वो लेस है, यहाँ जो मास है, मास वो ग्रेटर है। तो जितना मास ज़्यादा होगा वंडर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और जितनी वंडर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतनी स्टेट में फ़र्क आएगा। इसलिए आपको ये गैस नज़र आएगा और ये आपको नज़र आएगा सॉलिड नज़र आएगा। और यहाँ से आप इनके बॉइलिंग पॉइंट को और मेल्टिंग पॉइंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं वंडर वाल फोर्सेस के लिहाज से। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि मुझे बताएं फ्लोरीन और क्लोरीन में से बताएं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है किसका कम है। बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आपके टेस्ट में आ चुका है फ्लोरीन और क्लोरीन में। तो याद रखें इसका मास ज़्यादा है और यहाँ जो फ्लोरीन है इसका मास कम है। फ्लोरीन का जो मास है वो कम है, लो है। और जितना मास ज़्यादा होगा वंडर वाल फोर्सेस उतने ज़्यादा होंगी। यहाँ पर वंडर वाल फोर्सेस ज़्यादा हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा। ये मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर भी बात कर लें, अगर जो मेल्टिंग पॉइंट में हम बहुत सारी चीज़ें देखें लेकिन यहाँ ट्रेंड फिर भी यही चलता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन से क्लोरीन का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरह मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करते हैं वंडर वाल फोर्सेस के ऊपर। इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि ब्रोमीन है, यहाँ पर ब्रोमीन आपके पास मौजूद है और ब्रोमीन के साथ साथ क्लोरीन मौजूद है, और दोनों का पूछता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। तो अब नीचे जाने से इसका मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्रोमीन का ज़्यादा होगा। वैसे भी स्टेट बता रही है लिक्विड है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट गैस से ज़्यादा होता है। स्टेट बता रही है सॉलिड है, सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रोमीन और आयोडीन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, या मेल्टिंग पॉइंट, दोनों पूछ रहा हूँ, तो आपके पास याद रखें कि यहाँ पर इसका मास ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मैं हाइड्रोजन में मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमें कुछ और रूल्स भी देखने पड़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ता है। बहरहाल यहाँ पर आप सिंपली चेक कर सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा बनिस्बत किसके, ब्रोमीन के। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो जितना हम नीचे आते हैं मास ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होगा, वंडर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, तो वंडर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो स्टेट उतना गैस है, लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएगा। तो एक छोटा सा सवाल के जवाब ये बन सकता है कि आपके पास वाई ब्रोमीन इज अ लिक्विड स्टेट एंड आयोडीन इन सॉलिड स्टेट। आंसर क्या होगा, वंडर वाल फोर्स। क्लोरीन इन अ गैस फॉर्म, ब्रोमीन इन द लिक्विड फॉर्म, वाई। आंसर क्या होगा,
वंडर वाल फोर्स ब्रोमीन में स्ट्रांग है। तो ये सिंपल सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। अब अगर हम चेक करें इनके एटॉमिक रेडियस को, एटॉमिक रेडियस को, एटॉमिक रेडियस को, तो एटॉमिक रेडियस में आपसे मैं अभी बता चुका हूं कि आपके पास क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है। ये अब अगर आप चेक करें, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 9 है, यहाँ 17 है, यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 53 हो जाएगा। ये तो हम लेते नहीं हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये होगा N2S2 और 2p5, ये हो जाएगा यहाँ पर जो है 3s2 और 3p5 और ये हो जाएगा 4s2, यहाँ पर 4s2 और 4p5 और ये हो जाएगा यहाँ पर 5s2 और 5p5। तो आप देख रहे हैं ना, नीचे आने से शेल बढ़ रहा है। ये दूसरे पीरियड में है तो इसके 2 शेल हैं, यहाँ पर ये 3 शेल हैं, यहाँ पर ये 4 शेल हैं और यहाँ पर ये 5 शेल हैं। यहाँ पर 2 शेल हैं K और L फ्लोरीन के अंदर, यहाँ पर 3 शेल हैं K, L और M, यहाँ पर 4 शेल हैं K, L, M और N और यहाँ पर 5 शेल हैं K, L, M, N और O। मैंने यहाँ पिछले लेक्चर में इस O की जगह L लिख दिया था, इसको ठीक है लेना। तो यहाँ पर देखिए शेल बढ़ रही हैं, यहाँ पर 2 शेल हैं, यहाँ पर 3 शेल हैं, यहाँ पर 4 शेल हैं और यहाँ पर 5 शेल हैं। तो जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे साइज जितना बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। इसलिए जो आपके पास ऑर्डर आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका साइज छोटा और इसका साइज बड़ा, इसका एटॉमिक रेडियस छोटा, इसका एटॉमिक रेडियस बड़ा। इसलिए ऑर्डर क्या आएगा, सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका आएगा, आपके पास ये ऑर्डर आएगा। सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस जो है वो किसका है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो जितना हम देखेंगे शेल बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका है, फ्लोरीन का, फिर किसका, आयोडीन का। अगर मैं आपसे एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट पूछूं कि क्लोरीन और ब्रोमीन में एटॉमिक रेडियस किसका ज़्यादा किसका कम है, ये सवाल पूछ लूँ क्लोरीन और ब्रोमीन में, तो नीचे जाने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो यहाँ पर ब्रोमीन का एटॉमिक रेडियस जो है क्लोरीन से ज़्यादा होगा। अगर मैं पूछूं फ्लोरीन और क्लोरीन में एटॉमिक रेडियस किसका ज़्यादा है, तो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन से ज़्यादा होगा। मैं पूछूं ब्रोमीन और आयोडीन में एटॉमिक रेडियस किसका ज़्यादा है, तो आयोडीन का एटॉमिक रेडियस जो है ब्रोमीन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनको अच्छे तरीके से नोट करें। एटॉमिक रेडियस में ये सवाल आपके पास आ रही है, एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ रहा है, साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जरा इसको जल्दी से नोट कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, मैं साइट पर हो गया हूँ, या वीडियो को पास करना चाहते हैं तो पास करके आप इसको रिवाइंड करें या वापस लिखना चाहते लिख लें। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। माशाल्लाह समझ आ गई है, चलो ठीक है जी, बहुत अच्छा जी। अगर आप लोगों को समझ आ गई है, हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को समझ आ जाए और आप अच्छी तालीम ले सकें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लेते हैं थोड़ा सा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या तरतीब आती है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी थोड़ा सा चेक करें। आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। याद रखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि जो बॉन्डेड एटम है उसमें एक एटम के अंदर ये पावर हो कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कुछ ज़्यादा खींचे, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम दिया जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए देखना जाएगा कि साइज़ किसका छोटा है। जिसका साइज़ जितना छोटा होगा उतना वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो आपके पास जो है, अगर ये मेरे पास फ्लोरीन है और ये एक्स के साथ लगा हुआ है, अटैच है, तो फ्लोरीन के साइज़ को आपने देखना है, इसका साइज़ सबसे छोटा है और इसका साइज़ बड़ा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ कुछ ज़्यादा खींचेगा, इस पावर को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हमारे पास हेडिंग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
नेगेटिविटी। तो अब देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर ये रहेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर उससे कम क्लोरीन की, फिर उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, इसको नोट कर लें, शाबाश। और उसके बाद जो है क्लोरीन की कम, फिर ब्रोमीन की कम, आयोडीन की सबसे कम होगी। अगर वैल्यूज़ को देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 4 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 2.8 है, और इसकी नेगेटिविटी 2.5 है मेरे ख्याल से। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए। ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं ये किस स्केल से निकाली हैं? स्केल जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकाली गई है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, तो आपको इस ऑप्शन को टिक करना होगा, पाउलिंग्स स्केल से हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकाली है। पाउलिंग साइटिस का नाम है, और पाउलिंग स्केल जो है इससे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ को निकाला है, पाउलिंग स्केल से। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, इसलिए फ्लोरीन से कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इसलिए फ्लोरीन नेवर बी कैन पॉजिटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। फ्लोरीन जो है ये हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, नफी 1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। क्यों? जब भी ये फ्लोरीन किसी एटम के साथ अटैच होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा है सबसे, इसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, देगा नहीं, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? नफी 1। डी ऑर्बिटल इसमें नहीं है, मैं पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ। इसलिए फ्लोरीन हमेशा नेगेटिव में रहेगा, नेवर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की। मैं आपसे पूछूं क्लोरीन और ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की। मैं आपसे पूछूं ब्रोमीन और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, तो ब्रोमीन की। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम रहेगी। तो ये कुछ बातें थी आज के लेक्चर में, एक मुख्तसर सा लेक्चर था, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। मैं सेट पर हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए आपका हमारा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे, पढ़ते रहें।